हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग पलासी और बक्सर पढ़ चुके हैं और कल हम लोग पढ़े थे कैसे कि बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है और संधि में क्या-क्या होता है जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग आ जाते हैं मैसूर में, ठीक है। यानी अंग्रेज कैसे मैसूर पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो मैसूर जानने से पहले हम लोग पहले शुरू में देख लेते हैं कि पूर्व में मैसूर की स्थिति क्या थी। यानी मैसूर की स्थिति शुरू में मतलब शुरू से कैसी है, ठीक है। तो कहा जाता है कि शुरू में मैसूर में एक अडयार वंश मतलब हुआ था। अडयार वंश यानी 18वीं सदी में मैसूर का शासक था चिक्का कृष्णराज। शासक का क्या नाम था? तो चिक्का कृष्णराज इनका नाम था, जो नामात्र का शासक थे। कहा जाता है कि अपने महल में यानी अपने दरबार में डांस वगैरह किया करते थे, करवाते नहीं थे, खुद से डांस 10-10 घंटा 12-12 घंटा डांस किया करते थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये प्रशासन कैसे चलाते होंगे। लेकिन इन्हीं के दो दरबार में जो बहुत ही काबिल व्यक्ति थे, एक देवराज थे और एक नंदराज थे। इन्हीं के द्वारा पूरा प्रशासन चलाया जाता था। और नंदराज के ही सेना में हैदर अली, नंदराज के ही सेना में हैदर अली जो थे, इन्हीं के सेना में थे, जिनके बारे में हम लोग हैदर अली के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग मैसूर की स्थिति को जान ले कि आखिर मैसूर की स्थिति उस समय क्या थी। देखिए, मैसूर यानी कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब था। यानी कैसे गंगा और दोआब का जो जमीन होती है बहुत उपजाऊ होती है, उसी तरीके से कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब था जो बहुत ही उपजाऊ हुआ करती थी। दूसरा है इलायची की पहाड़ी, यानी मैसूर में इलायची की पहाड़ी भी थी जिससे बहुत सारा इलायची का उत्पादन हुआ करता था। अगला इसमें है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी जो हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाया हुआ इंडस्ट्री था वो भी बहुत अपने चरम सीमा पर था उस समय मैसूर में। अगला है पोर्ट यानी बंदरगाह। उस समय बंदरगाह, क्योंकि ये समुद्री एरिया है तो बंदरगाह था। तो बंदरगाह जब था तो व्यापार भी एक देश से दूसरे देश हुआ करता था, ठीक है, समुद्री मार्ग से। अगला है कोलार गोल्ड माइंस। आप लोग एक मूवी भी देख चुके हैं केजीएफ, जिसका नाम है, पूरा नाम है कोलार गोल्ड फाइल। तो वहां कोलार गोल्ड माइन यानी सोने का खान है वहां पर, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि पूरी तरीका से मैसूर में क्या था, एक तरह से खजाना था जो अंग्रेजों की आंखों में ये चुभ रहा था ये, ठीक है। तो मैसूर पूरी तरीका से परिपूर्ण था अपने नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। आप लोग देखबे कि यहाँ पर कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब था, इलायची की पहाड़ी है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अपने चरम पर थी, बंदरगाह है वहां पर, यानी बंदरगाह से व्यापार भी हुआ करता है दूसरे देशों से, तथा सोना का खान है वहां पर, ठीक है। तो मैसूर की स्थिति बहुत ही मजबूत थी जो अंग्रेजों की आंख में खटक रही थी। खटक क्या रही थी? उनको लग रहा था कि मैसूर पर भी हम लोग बंगाल जैसे कैसे बंगाल पर वो लोग कब्जा किए, उस तरह से वो चाहते थे कि मैसूर पर भी हमारा दबदबा स्थापित हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश का मैसूर पर नियंत्रण आखिर कैसे होता है और आखिर इसके पीछे ब्रिटिशों की मंशा क्या थी, ठीक है। तो ब्रिटिश का मैसूर पर नियंत्रण, देखिए पहला इसमें छुपी हुई है ब्रिटिश हित, ठीक है। दूसरा है मैसूर की परिस्थितियां और तीसरा है नियंत्रण की दिशा में किया गया प्रयास। देखिए ब्रिटिश हित यहाँ पर क्या छुपा हुआ, आखिर ब्रिटिश क्यों चाहते थे कि मैसूर को अपने कब्जे में ले लें? तो पहला पॉइंट है, यह एक उपजाऊ प्रदेश था। यानी मैसूर कैसा प्रदेश था? तो बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था, जिसके बारे में हम लोग देख सकते हैं कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब में स्थित है, तो उपजाऊ तो होगा ही। दूसरा है, यहाँ से काली मिर्च तथा मसाला प्राप्त होता था, यानी काली मिर्च और भी बहुत सारे मसाले हो गए, जैसे इलायची हो गया, सुपारी हो गया, काली मिर्च तो हो ही गया, ये सब प्राप्त होते थे। यानी इलायची की पहाड़ी थी तो यहाँ से काली मिर्च तथा मसाले बहुत मात्रा में प्राप्त होती थी। और क्योंकि यूरोप में इसका डिमांड बहुत ज्यादा था तो अंग्रेज चाहते थे, यानी यूरोपियन चाहते थे कि इस पर क्या हो, पकड़ हमारी मजबूत हो। किस पर? मैसूर पर। तो मैसूर पर पकड़ अगर मजबूत होगा तो काली मिर्च पर क्या हो जाएगा, उनका एकाधिकार हो जाएगा। अंग्रेज यही चाहते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मैसूर बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह है और बंदरगाह से एक वस्तु को दूसरे देश में हम लोग भेज सकते हैं या दूसरे देशों से अपने देश में मंगा सकते हैं समुद्री एरिया से, ठीक है। तो यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मैसूर क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये ब्रिटिश हित, अंग्रेज मतलब ब्रिटिशों का अपना हित छुपा हुआ था मैसूर में, ठीक है। अगला है परिस्थितियां, आखिर कैसी परिस्थिति थी?
तो ब्रिटिश निजाम तथा मराठा ये तीनों ही हैदर अली की शक्ति से चिंतित थे। ब्रिटिश हो गए, मराठा हो गए तथा निजाम हो गए, ये तीनों जो थे हैदर अली की शक्ति से बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि वो जानते थे कि हैदर अली थोड़ा सा अलग किस्म का व्यक्ति है। ठीक है, अंग्रेज को भी लग गया था कि हैदर अली जो है, क्योंकि हैदर अली अपने सेना का जो संगठित किया था वो फ्रांसीसी तर्ज पर किया था। ठीक है, यानी एक तरह से उसके पास बहुत ही मतलब संगठित सैनिक थी हैदर अली के पास। इसे ब्रिटिश निजाम तथा मराठे क्या थे, हैदर अली से बहुत ही चिंतित रहते थे। हैदर अली फ्रांसीसियों से भी संबंध स्थापित किया हुआ था और उधर हैदर अली फ्रांसीसी से भी अपना संबंध बनाया हुआ था। ठीक है, यानी फ्रांसीसियों के वो मतलब टच में रहता था हैदर अली, और फ्रांसीसियों से बहुत सारे सहायता भी लिया करता था, और कहा जाता है कि फ्रांसीसी हैदर अली को सहायता भी किया करते थे। ठीक है, अब नियंत्रण की दिशा में किया गया प्रयास, अब इसका नतीजा होता है कि मैसूर में 4 युद्ध लड़े जाते हैं। ठीक है, यानी टोटल मैसूर में कितनी लड़ाई लड़ी जाती है, तो टोटल मैसूर में 4 लड़ाई लड़ी जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग हैदर अली के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हैदर अली, इसके माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, हैदर अली के बारे में कहा जाता है कि इसके माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ तक बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि एक बहुत ही समान वर्ग से आया हुआ एक सैनिक था ये, और अपने योग्यता के बल पर आगे सेनापति बनता है और फिर मैसूर का शासक बन जाता है, अपने बल पर बनता है। ठीक है, तो इसके मदर और मतलब मम्मी और पापा के बारे में, यानी माता पिता के बारे में इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सेना में शुरुआत जो होता है वो सिपाही से करता है हैदर अली। ठीक है, अगला पॉइंट है 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार यूरोपीय तर्ज पर फ्रांसीसियों की सहायता से निर्मित किया। 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल में एक अत्याधुनिक शस्त्रागार फ्रांसीसियों के सहायता से स्थापित करता है तथा तोपखाना भी स्थापित करता है वहां पर। ठीक है, अब जैसे ही तोपखाना स्थापित करेगा, अंग्रेज के आंखों में वो खटकने लगेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं मुंगेर में मीर कासिम जब तोपखाना लगाता है तो अंग्रेज क्या होते हैं, अंग्रेज एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी एक्टिव हो जाते हैं कि अरे भाई तोपखाना लगा रहा है। तो वही स्थिति यहाँ पर बनती है, यानी जैसे ही डिंडीगुल में हैदर अली तोपखाना स्थापित करवाता है, अंग्रेज की नजर में वो चढ़ जाता है, क्योंकि अंग्रेज जानते हैं कि तोपखाना लगा रहा है तो जरूर हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा होगा। ठीक है, ये अंग्रेजों को सोचना था, अपना मतलब सोचना था उनको। अगला पॉइंट है, हैदर ने अपनी सेना को सुदृढ़ किया। हैदर अपनी सेना को पूरी तरीके से मतलब संगठित करता है, एकत्रित करता है और उनको अच्छी ट्रेनिंग देता है फ्रांसीसी तर्ज पर। इसे अंग्रेज और इसे चिढ़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले से भी जानते हैं कि अंग्रेज और ये फ्रांसीसी आपस में बनती नहीं है, दुश्मन है, और बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा भी दिए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, हैदर अली ने अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थापित किया था। यानी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जितना क्वेश्चन अभी बताया सब एग्जाम में पूछे हुए हैं, और सब मतलब पीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हैदर अली अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम लेकर जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हैदर अली धार्मिक सहिष्णुता वाला व्यक्ति था। कहा जाता है कि हैदर अली एक मतलब बहुत ही मतलब सहिष्णुता वाला व्यक्ति थे, यानी धर्म में विश्वास, मतलब दोनों धर्म को, हिंदू है या मुसलमान हो, सबको एक निगाहों से देखा करता था। और इसने मैसूर में चामुंडेश्वरी का मंदिर है उसको पुनरुद्धार करवाया था वो। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है 1761 में पानीपत के क्या होता है कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, और इस युद्ध में मराठे क्या हो जाते हैं, मराठे हार जाते हैं। तो हारते हैं तो पूरी तरीके से मराठे कमजोर हो जाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो पंगु बन जाते हैं मराठे। फिर हैदर अली ने जो मैसूर का क्षेत्र वो खो चुका था उसको वापस मराठों से ले लेता है। ठीक है, इससे अंग्रेजों को और चिंता बढ़ती है। अंग्रेज चिंतित हो जाते हैं कि लग रहा है कि हैदर अली अपना साम्राज्य को फैला रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं था। हैदर अली अपने मैसूर के बारे में ही सोच रहा था कि हमको मैसूर को किसी तरीके से अच्छे तरीके से स्थापित करना है। बाकी अंग्रेजों की निगाहों में ये चढ़ चुका था। ठीक है, अंग्रेजों ने खतरा को भांपते हुए मराठों और निजाम से समझौता कर लिया। कहा जाता है कि अंग्रेज हैदर अली के जो ये जैसे अंग्रेज हैदर अली से डरे हुए थे और उनके खतरा को भांपते हुए निजाम और मराठों को अंग्रेज अपने तरफ मिला लिए। फिर कहा जाता है कि हैदर अली ने निजाम और मराठों को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कहा कि अंग्रेज जो तुमको अपने में मिला है वो तुमको क्या कुछ दिए हैं, कितने % दिए हैं।
तब हैदर ये मराठे और निजाम बोलते हैं कि हमको इतना पैसा मिला है। तो कहा जाता है कि हैदर अली उनसे वादा किया था कि जितने तुमको अंग्रेज पैसे दिए हैं उससे हम 3 से 4 गुना तुमको अधिक रुपया मैं दूंगा, ठीक है। और यही कूटनीतिक चाल चलकर हैदर अली मराठों और निजाम को अपने में मिला लेता है और मराठों को 35 लाख रुपया पहले ही दे देता है, अपने में मिलाने से पहले, क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की मतलब आर्थिक शक्ति भी कमजोर हो गई थी। और जैसे ही 35 लाख रुपया मराठों को मिलता है तो मराठे अपना क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के मजबूत करने पर ध्यान देते हैं और बहुत ही कूटनीतिक से हैदर अली ये मराठों और निजाम को अपने तरफ मिला लेते हैं, ठीक है। तो कहा यही पर कहा जाता है कि हैदर अपने दुश्मन का भी इस्तेमाल कर लिया। देखिए कितना तेज व्यक्ति था, यानी मराठे और निजाम हैदर का एक तरह से दुश्मन थे, यानी चिंतित थे पहले कि हैदर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। लेकिन हैदर अली इतनी मतलब कूटनीतिक व्यक्ति था कि निजाम और मराठों को अपने तरफ मिला लिया, यानी कहा जाता है कि अपने दुश्मन को भी इस्तेमाल कर लिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने दोस्त का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हैदर अली अपने दुश्मन का भी इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। और इसी का परिणाम होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक होता है और इसमें मैसूर, निजाम तथा मराठा तीनों एक तरफ होते हैं और ये अंग्रेज अकेले रहते हैं, क्योंकि मराठों और निजाम को हैदर अली पहले ही अपनी तरफ मिला लिया है, ठीक है। तो ये तीनों एक तरफ और ये अंग्रेज अकेले होते हैं। तो रिजल्ट आप लोगों को पता ही होगा, इसमें अंग्रेज बुरी तरीका से हार जाते हैं, यानी अंग्रेजों की क्या होती है, हार होती है, क्योंकि अंग्रेज अकेले पड़ जाते हैं। तथा इसमें मद्रास की संधि होती है, ठीक है। और 1769 ईस्वी में हारने के बाद मद्रास की संधि होती है तथा दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस कर देते हैं। दोनों क्या करते हैं कि जो मतलब क्षेत्र जीते होते हैं दोनों एक दूसरे के वापस कर देते हैं तथा शांति से रहने का वादा करते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक होता है और इसमें 3 लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, मैसूर, निजाम और मराठा, ये तीनों एक तरफ होते हैं और अंग्रेज अकेले होते हैं। और इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की बुरी तरीका से हार होती है और कहा जाता है कि मद्रास की एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है 1769 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे हम लोग देखेंगे द्वितीय यानी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग देख चुके हैं कि कैसे अंग्रेजों की इसमें हार होती है, यानी निजाम, मराठा और मैसूर एक गुट में होते हैं और अंग्रेज अकेले होते हैं और इस युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है और उनको मद्रास की अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। तो हम लोग देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से लेकर 1784 तक हुआ था, ठीक है। अब क्या करते हैं, अंग्रेज हारने के बाद अपनी शक्ति में वृद्धि करते हैं। अंग्रेज ने अपनी शक्ति में वृद्धि की तथा हैदर एवं मराठों निजाम से लड़ता रहा। हैदर अली जो थे वो मराठों और निजाम से झगड़ते रहे, ठीक है, और अंग्रेज अपनी शक्ति में वृद्धि की यानी करते रहे। और ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अगर देखा जाए तो ये वैश्विक से संबंधित है, यानी 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी शुरू हो गया था। उस समय 1780 में फ्रांस अमेरिका का मदद करने लगा और उस समय फ्रांसीसी हैदर के दोस्त थे, तो अंग्रेजों को लगा कि फ्रांसीसी हैदर को भड़का रहे हैं। अंग्रेजों को क्या लगा कि हैदर और फ्रांसीसी दोस्त थे, तो हैदर को ये अंग्रेजों को लगता है कि फ्रांसीसी जो है हैदर अली को भड़का रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी से अंग्रेज मतलब शंका की निगाह से देखने लगते हैं। तो अंग्रेजों ने 1780 ईस्वी में माहे, ध्यान रखिएगा नाम यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, माहे बंदरगाह पर कब्जा करने की कोशिश की और वह क्षेत्र हैदर के अधीन था तथा यह मद्रास की संधि का उल्लंघन भी था। अंग्रेजों ने 1780 ईस्वी में माहे का जो क्षेत्र है उस पर क्या किए, आक्रमण कर दिए और वह क्षेत्र किसका था, तो हैदर अली का था। और संधि हुआ था कि कोई एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन अंग्रेज यहाँ पर क्या करते हैं, इस संधि का यानी मद्रास वाला संधि का अंग्रेज उल्लंघन करते हैं और वहां पर क्या करते हैं, हमला कर देते हैं और यहीं से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो बैरियर था, बैरियर तोड़ने का काम अंग्रेज किए हैं, क्योंकि संधि तोड़ने का काम अंग्रेज ही किए हैं। पहले जब बात हुआ था कि संधि नहीं टूटेगी, फिर अंग्रेज यहाँ पर गलती करते हैं और बंदरगाह पर, माहे बंदरगाह पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, कब्जा करने की कोशिश करते हैं और एक तरह से ये संधि टूट जाती है और यहीं से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है।
देखिए, इस युद्ध में हैदर पुनः अपनी कूटनीति का परिचय देता है और मराठों और निजाम को फिर अपने तरफ मिला लेता है। और ये हैदर की एक तरह से देखा जाए तो कूटनीतिक परिणाम ही था कि मराठों और निजाम फिर से वापस हैदर की तरफ से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, इस युद्ध में हेक्टर मुनरो की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना पराजित हुई। कहा जाता है कि 1780 में हेक्टर मुनरो की नेतृत्व कर रहा है, हैदर की सेना उसको पराजित कर देती है। अंततः वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा आयरकुट के नेतृत्व में बंगाल से सेना भेजी गई। यानी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा आयरकुट के नेतृत्व में बंगाल से सेना भेजी गई और इसी सेना के द्वारा हैदर अली की हार होती है और इसी बंगाल की ही सेना से हैदर अली हार जाता है और 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी 1782 ईस्वी में हैदर अली मर जाता है। लेकिन हैदर अली का जो बेटा था टीपू सुल्तान, वो इस युद्ध को बंद नहीं करता है उस युद्ध को। क्या करता है कि जहां से युद्ध शुरू, मतलब जहां से हैदर अली मरता है वहीं से युद्ध को क्या करता है, ये जारी रखता है। यानी टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है। ठीक है, परंतु दोनों ही पक्ष आर्थिक दबाव में आ जाते हैं। देखिए, दोनों पक्ष क्या होते हैं, मतलब युद्ध होगा तो खर्चा तो बढ़ेगा, बोझ तो बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि आर्थिक दबाव दोनों पर आ जाती है, यानी पैसे दोनों की तरफ से खत्म होने लगते हैं, उधर अंग्रेज की तरफ से भी और इधर हैदर अली की तरफ से भी। और सैनिक भी क्या हो चुके थे, तो थक चुके थे दोनों ओर से। तो इसी दबाव में, यानी आर्थिक दबाव में आने के बाद ये बंद हो जाता है। और उधर मराठों के साथ 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि भी हो गई थी। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। अंततः 1784 ईस्वी में मंगलोर के संधि के तहत आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। यानी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के तहत समाप्त होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है। यानी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त होता है, तो ये मंगलोर की संधि के तहत दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, देखिए, यह युद्ध 1780 से 82 हैदर लड़ता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। पहले देखिए, ये युद्ध जो होता है दो फेज में चलता है। एक फेज 1780 से 82, इसमें हैदर लड़ता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में। लेकिन हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को बंद नहीं करता है, युद्ध को वो जारी रखता है। यानी युद्ध को बोलता है कि नहीं, युद्ध को जारी रख दिया जाए, मैं लड़ूंगा। फिर 1782 से 84 एक अगला फेज, इस युद्ध में टीपू और लॉर्ड मैकटनी के बीच होती है। यानी 82 से 84 का जो युद्ध होता है वो टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकाटनी के बीच होता है। ठीक है, और इस युद्ध में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होते हैं। इस युद्ध में गवर्नर जनरल कौन होते हैं, तो वारेन हेस्टिंग्स होते हैं। तो हम लोग देख लिए कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे होता है, और ये भी एक तरह से बिना नतीजा कहीं समाप्त होता है। और इस युद्ध में भी क्या होता है कि दोनों के बीच संधि करनी पड़ती है, यानी कोई परिणाम नहीं निकलता है। तो चलिए, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, और वहीं पर ही हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।